यस सर। तो सबसे पहले हम रवि शाह जी को, अनूप जी को, जिन्होंने हमें प्रेरित किया और ये अवसर दिया आज आप सब लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए। और इस सेशन को चलाने वाले जितेंद्र शर्मा जी और इसके जनक बीसी छाबड़ा जी, जो गुरुदेव हैं पूरे टीम के, जिन्होंने ये स्टेज तैयार किया और जिसको संचालित कर रहे हैं लगातार जितेंद्र जी, और जिसमें पूरा सहयोग है भोपाल की टीम का, आदरणीय बीएम गुप्ता जी का, जो लगातार इस सेशन में बने रहते हैं और सबको मोटिवेट करते हैं। जैसा हमारे द्विवेदी जी कहा करते हैं कि ये मध्य प्रदेश की पूरी टीम बीएम गुप्ता जी की छतरी के नीचे सीखती है और उनको देख देख कर बिजनेस करती है, उनसे सीख सीख करके। तो जैसा कि आज हमें बातचीत करने का मौका मिला है, हम इस बिजनेस में कैसे आए, कब आए और इसका सफर कैसा रहा। तो साथियों, सामान्य ही जीवन था जब तक हम यहाँ आने के बाद। पहले तो ऐसा लगता था कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े ओहदे में हैं और समाज के बहुत आगे आगे चल रहे हैं। लेकिन जब आरसीएम में आए, यहाँ मीटिंगों को देखा, किताब पढ़े इस स्तर की, तो ऐसा लगा कि अभी ज्ञान में बहुत कमी है और पहचान में बहुत कमी है और अभी बहुत आगे तक जाया जा सकता है। इसके पहले तक लगता था कि अब हमको जहां तक जाना था बहुत आगे हम जा चुके हैं। लेकिन जब बड़े लोगों से मुलाकात हुई और कुछ ऐसी किताबें पढ़ने का मौका मिला, ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिला, तब धरातल समझ में आया और ऐसा लगा कि अब अभी वक्त है कि हम और आगे तक जा सकते हैं। और जो एक मन में इच्छा हमेशा रहा करती थी कि हम कुछ लोगों को बहुत आगे तक ले जाने का हमको मौका मिले, जो हमारे पास नहीं था। एक बार की याद है, हम लोग ग्रेजुएशन की क्लासेज में पढ़ते थे, हमारे कुछ साथी थे जो धार्मिक प्रवृत्ति थे और उनके साथ में हम लोग मंदिर जाया करते थे। मजाक मजाक में लोगों ने कहा कि अच्छा आज ये बताओ कि आज मंदिर में भगवान से क्या मांग के आए हो। तो किसी ने कहा कि हमको पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी मिल जाए। सभी लोग इसी तरह की कुछ बातें कर रहे थे और हमारी भी बारी आई तो हमने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हम नौकरी देने वाले बन जाएं। पता नहीं कहाँ से हमारे दिमाग में इस तरह की बात हमेशा रहती थी कि हम कोई उद्योगपति बने, कोई बहुत बड़ा काम करें। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से होने के नाते इतना बड़ा काम करने की क्षमता नहीं थी। ग्रेजुएशन के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास में गए, एमएससी बॉटनी हमने किया, बाद में पीएचडी किया बॉटनी में। और उस समय पर एक हमारा पेपर था, स्पेशल पेपर था, जिसमें हम एक शोध कर सकते थे, डिजर्टेशन लिखना था उसमें। तो चूंकि हम गांव से बिलोंग करते थे, हमने ग्रीन मैन्योर बनाने का प्रोजेक्ट लिया। ग्रीन मैन्योर कैसे बनाया जा सकता है, हरी खाद। क्योंकि हमारे मन में तभी से ये पीड़ा थी कि ये रासायनिक खादें खेतों को और स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा रही। ये बात दिमाग में हमेशा रहती थी, इसी वजह से हमने ये प्रोजेक्ट लिया और इस पर हमने थीसिस लिखा, काफी रिसर्च किया 1 वर्ष तक को मिले। तो परिणाम ये था कि वो बहुत अच्छी खाद बनी, जो पौधों को बहुत अच्छा लाभ दे रही थी। और इस पर एग्रीकल्चर कॉलेज के कुछ छात्रों ने इस पर पहले से भी काम किया था। हमने एक पौधा लिया जो पौधा किसी काम का नहीं था, वास्तव में उसको मैंने खराब पौधे की दृष्टि से देखते थे, तो हमने उसी पौधे का चुनाव किया कि इसको अगर हम उपयोगी बना दें। लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसका बोटेनिकल नेम था आइपोमिया कार्निया क्रेसिकॉलिस, और उसको हमने पौधों पर उसकी जड़ तना पत्ती का प्रयोग करके देखा तो काफी अच्छी ग्रोथ आ रही थी। चूंकि बड़ी सोच रखता था, तो उसी समय से ये लगने लगा कि हम इस पदार्थ को, जिससे हम जो हमने आइपोमिया कार्निया से बनाया था, तो हमें ऐसा लगता था कि अब इसको हम औद्योगिक स्तर
पर अगर हम बना पाए, क्योंकि हम उद्योग के स्तर की बात सोचते रहते थे, लेकिन चूंकि मिडिल क्लास से थे, पैसों का इतनी व्यवस्था नहीं थी कि हम इसको इस स्तर पर ले जा सकें। जब भी हम आगे हाथ बढ़ाते तो बैंकों को गारंटी देने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बैंक वालों को गारंटी के लिए शहर में जमीन और इस तरह की संपत्ति चाहिए, जो नहीं थी हमारे पास, तो वो हमको नहीं दे रहे थे। और ये मेरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में ही पड़ा था, लेकिन दिमाग में हमेशा बना रहता था कि इस काम को करना है हमको। यही करते करते एक बार मैं कॉलेज से लौट रहा था, तो एक व्यक्ति ने, क्योंकि बस से मैं लौट रहा था तो शाम का समय था, एक व्यक्ति मिला, बोला सर चलना है, एक मीटिंग में चलना है। तो मैं बोला कि भाई यहाँ से फिर मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर कैसे जाऊंगा। उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा, ये मीटिंग अटेंड करिए। तो जाकर जब मैंने वो मीटिंग अटेंड किया, वो किसी और कंपनी की थी, और जब ये प्रोजेक्ट हमने पूरा प्लान देखा तो मैं बहुत उत्साहित हुआ। रात भर नींद नहीं आई, तुरंत हमने उसको ज्वाइन किया। और उसकी किट 15 दिन बाद आई। 15 दिन बाद जब तक किट आई तब तक हम 20-30 लोगों को जोड़ चुके थे, उनसे पैसा लेकर उनको दे चुके थे। लेकिन जैसे ही हमने किट देखा तो हमें ऐसा लगा कि ये वस्तुएं तो ऐसी हैं जो हमारे उपयोग के लिए भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे पास कार नहीं थी और ये सब इस तरह की चीजें नहीं थी जिनका उपयोग, जैसे उसमें कार वाश हमको मिला। तो हमको लगा कि हमारे लोगों के पास भी कारें नहीं है तो क्या उपयोग करेंगे ये। और ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं थी जिसके बिना जीवन यापन नहीं हो सकता, तो उसको हमने ड्रॉप कर दिया वहीं पर। लेकिन हमारे मन में ख्याल ये हमेशा बना रहा, तब जब तक ये आरसीएम हमको नहीं मिला। हमको उसी समय लगा था कि कोई ना कोई कंपनी जरूर ऐसे प्रोडक्ट लेकर आएगी जो इंडियन रेट और इंडियन कल्चर के होंगे, जिनका उपयोग हमारे समाज के लोग कर पाएंगे। और मैं इस चीज का इंतजार करता रहा। और हमें ऐसा लगता है कि जब हमको ये सिस्टम मिला, हमको हमारे कुछ पूर्व परिचित लोग ही थे, और हमें पता लगा, क्योंकि कुछ लोगों से हम इस तरह की बात करते थे, कुछ लोग हमको जानते थे कि इस तरह का इन्होंने काम किया था। तो उन लोगों ने कहा कि भाई चलिए फला व्यक्ति के पास चलते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ शुरुआत किया है। हम खुद जाकर उनसे मिले, लेकिन वो संक्षेप में ये बातें बताए और दोबारा उन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया। मैं भी चला गया दोबारा, ना तो उनके पास गया शुरुआत करने के लिए, ना वो हमको खोजे। लेकिन एक बार की बात है, मैं जब भी रीवा आता, द्विवेदी जी का होटल था, वहां चाय पीता, थोड़ा सा आराम करता। और वहीं पर जब मैं उस दिन गया होटल में चाय पीने, तो होटल के कर्मचारियों ने कहा कि आपको साहब याद कर रहे थे। और मैंने उनसे पूछा कि कहाँ बैठे हैं, तो मैं वहां गया और द्विवेदी जी ने पूरा ये दिखाया। तो हमने कहा कि हमको तो इसकी तलाश ही थी, हमको ये काम करना ही था। और क्योंकि ये चीज हम उस मीटिंग से ही ये समझ गए थे कि यही एक ऐसा सिस्टम है जो सारे सपनों को पूरा कर सकता है, जो जिस तरह की हमारी सोच है वो पूरा हो सकता है। जब हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर देखा कि जो चीज हम काम करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे पैसों की वजह से, तो वो काम तो हमको करा कराया मिल रहा है। और इस वजह से हमने इसको ये कहें कि तुरंत ज्वाइन कर लिया, और धीरे धीरे काम करना भी शुरू किया। और अब काम जैसे ही शुरू किया तो कुछ बहुत अच्छे लोग मिले जिनके नाम से लोग ज्वाइन कर रहे थे, और बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। मतलब सबसे बड़ा प्रमोशन था कि रॉयल्टी अचीवर बन जाए, तो रॉयल्टी के लिए हमारा बिजनेस होने लगा। लेकिन जैसे ही रॉयल्टी के लेवल का बिजनेस होने लगा, वो व्यक्ति ऐसे थे, मतलब राजनीति से जुड़े हुए थे, और उनका बहुत बड़ा सर्किल था, बहुत सारी ज्वाइनिंग हो रही थी लगातार, क्योंकि बहुत सारे उस समय पर प्रोडक्ट नहीं थे, किट से ही ज्वाइनिंग होती थी और किट से ही बिजनेस होता था। तो क्या हुआ कि चुनाव का समय आ गया और वो व्यक्ति चुनाव लड़ने चले गए। और चुनाव लड़ने चले गए तो वो ज्वाइनिंग कराना बंद बंद हो गया, और बिजनेस एकदम से फिर से बहुत नीचे आ गया, न के बराबर बिजनेस हो गया। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे, काफी संघर्ष करना पड़ा। और इस संघर्ष में चूंकि जुनून भी था, और ये था कि अब तो इसको कर ही डालना है, जो चीज की हम तलाश कर रहे थे वो चीज हमको मिल चुकी है।
तो एक छोटी सी घटना हम बताते हैं इस तरह का। ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं और ऐसे ऐसी समस्याएं भी आती हैं, और ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि नए साथियों को पता चले कि ऐसा भी हो सकता है कभी, और अगर हम इस कंडीशन में भी हार नहीं मानते हैं तो वास्तव में सफलता तो मिलती है। तो अपने मन में विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, और अपने मन में विश्वास था कि सिस्टम बहुत गजब का है। तो एक बार हमें पता चला कि एक व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, और वो इलाहाबाद में रहते हैं। तो हम लोगों ने बाइक से ही ये हुआ कि चलो मिलके और फिर लौट आएंगे। इलाहाबाद रीवा से 130 किलोमीटर पड़ता है। तो रोड भी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी हम लोग यहाँ से गए, और वहां जाकर जब वहां पहुंचे तो वो व्यक्ति, अब जैसा भी उन्होंने समझ लिया हो कि ये किस लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा घर यहाँ पर है फला जगह। ढूंढते ढूंढते हम लोग घर भी पहुंच गए, लेकिन वो उन्होंने कहा कि अभी जाम लगा हुआ है रास्ते में, मैं घर नहीं पहुंच पा रहा हूँ, आप लोग वेट करिए। तो हम लोग 6 बजे से 12 बजे रात तक उनके घर के सामने खड़े रहे, वेट करते रहे, लेकिन वो उनका जाम खुला नहीं 12 बजे तक। तो फिर हम लोग जाकर होटल में रुके, और ये हुआ कि सुबह एकदम सवेरे पहुंच जाएंगे तो फिर वो मिल ही जाएंगे। लेकिन जब सुबह सुबह 6 बजे हम लोग उनके घर गए तो ये पता चला कि वो 5 बजे ही घर से वापस निकल गए। और अंत में अब ऐसा लगा कि अब उनसे मुलाकात नहीं होगी, कल ड्यूटी भी जाना है, तो फिर हम लोग वापस रीवा आ गए। इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होती रही। बिजनेस कई बार ऊपर नीचे हुआ, लेकिन मन में ये विश्वास था कि कोई ना कोई तो ऐसा फिर से साथी मिलेगा जो इस बिजनेस को में साथ देगा हमारा, और हम लोग बहुत आगे तक जा पाएंगे। तो फिर से वही हुआ, फिर से लगे रहे, जहां भी लोग मिलते वहां चले जाते। छुट्टियां कभी लेते, कभी छुट्टियों में जाते, दूर दूर तक जाते। और ऐसा मैं करूं इसके पहले की छोटी सी बात यह है कि बिजनेस तो मैं करने लगा, लोगों को जोड़ने लगा, लेकिन हमें ये कहा जाता था कि आप मीटिंग में आइए, और यहाँ से बहुत जरूरी है मीटिंग में आना। लेकिन मैं ये कह देता था कि सर मीटिंग तो हमसे करवा लीजिए आप, हमको मीटिंग में क्यों ले जाते हैं, मैं तो हमेशा मीटिंग ही करता हूँ, हमको लोग सुनते हैं। तो ऐसा क्या वहां सुनने को मिलेगा कि हम वहां चलें और सुने। ऐसा कई बार उनको कहना पड़ा, लेकिन मैं मीटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि छुट्टियां भी नहीं थी, टाइम भी कम हुआ करता था। लेकिन एक बार धोखे से द्विवेदी जी, किसी तरह से हमको, आरबी द्विवेदी जी, जिनको मैं नमन करता हूँ, जिनकी वजह से मैं इस सिस्टम को सीख पाया। मतलब ये हमको हुआ कि भाई इसमें सीखना पड़ेगा, ये हमारा जो पुराना ज्ञान है वो काम बिल्कुल नहीं देगा। बड़ी डिग्री थी और बड़ी पोस्ट में भी था, बहुत जान पहचान थी, फिर भी बहुत सारी ज्वाइनिंग आती थी और लोग छोड़ भी देते थे। उन्होंने कहा कि अगर आप मीटिंग में आएंगे तो ये समस्या कम हो जाएगी आपकी। फिर किसी तरह से एक बार जब मीटिंग में गया, उस मीटिंग को सुना, अब ध्यान तो नहीं है पहली बार किसकी मीटिंग हमने सुना था। एक बार की याद है कि दिनेश चौधरी जी को सुनने बनारस गया था, और वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला था, बहुत बड़ा मोटिवेशन भी मिला था। तो फिर मैं मीटिंग में जाने लगा, फिर मैं भी मीटिंग में लोगों को लाने लगा। और जब मीटिंग में लोग आने लगे तो उनको मोटिवेशन मिलता, उनको नॉलेज भी मिलता, और इस तरह से फिर लोग अपने साथ में टिकने लगे और काम करने लगे। और इस तरह की एक बार मुकेश कोठारी जी की मीटिंग अटेंड किया तो वहां से ये समझने को मिला। उन्होंने एक लाइन बोला, अगर आप 5 साल टिक जाते हैं, समस्याओं को हल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो हमको ये समझ में आया कि समस्याएं आएंगी और उनको हल ढूंढना है। क्योंकि शुरू में ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन समस्याएं तो आना ही है ना। किसी साथी ने बताया कि भाई छोटे से छोटे काम में भी कोई ना कोई समस्या आ जाती है, और अगर हम उस समस्या को हल कर लें और पुराने जीवन की याद करें तो वहां भी तो यही होता है कि हम कुछ काम करने चलते हैं तो कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है।
और आगे द्विवेदी जी ने कहा कि आपको कुछ किताबें पढ़ना चाहिए क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, और किताबें पढ़ने के लिए तो हमने संकल्प ले लिया था कि पढ़ाने के लिए पढ़ना तो पड़ता था, लेकिन उस तरह से पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी। तो सर ने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, आप इस किताब को पढ़ के थोड़ा सा हमको ही बताइए। अब ये उनकी ट्रिक रही होगी कि इस तरह से ये पढ़ेंगे। तो जब हमने कुछ किताबें पढ़ना शुरू किया, जैसे हमारी बहुत फेवरेट किताब है सोचिए और अमीर बनिए, और सोचिए और अमीर बनिए किताब पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि ये किताब हमको बहुत पहले क्यों नहीं मिली थी। हम हमेशा जब सुनते थे, बड़े लोगों के बीच में बैठते थे, तो उनसे वो ये कहा करते थे कि आपको अपने आप को समझने की जरूरत है। आपके अंदर तो भगवान आपके अंदर ही है, मनुष्य के अंदर ही भगवान होते हैं। लेकिन मैं हमेशा भ्रमित रहता था कि वो भगवान हमारे अंदर कहाँ पर है और हम अपने आप को क्या समझें। लेकिन जब हमने सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की जब इस किताब को हमने पढ़ा, तो हमें समझ में आया कि वास्तव में हमारे अंदर भगवान कहाँ है और मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ, कहाँ तक जा सकता हूँ। और जब उस किताब को हमने पढ़ा तो हमारे अंदर और किताबें पढ़ने की एक जिज्ञासा पैदा हो गई, और यही किताबें, यही मीटिंगें हमको यहाँ तक एमराल्ड लेवल तक लेके आई। हम काम में लगे रहते थे, काम में लगे रहे, और पता ही नहीं चला कि कब इस पिन में पहुंच गए। शुरू में रॉयल्टी में पहुंचने में, पर्ल पहुंचने में थोड़ा सा ताकत हमको लगी। लगातार हम काम करते 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 इस लेवल में पहुंचे। लेकिन बड़ी पिनों में जाने के लिए फिर जो है बहुत ताकत नहीं लगाना पड़ता। हमने ये महसूस किया, हमारा यही संदेश है कि अगर आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप पर्ल बन सकते हैं, टेक्निकल अचीवर की पहली पायदान में जा सकते हैं, तो अब आपके पास ऐसे सारे गुण आ जाते हैं कि आप लोगों को रॉयल्टी बना सकते हैं और लोगों को पर्ल बना सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये गुण आ ही गया है, आपका विजन भी तब तक में क्लियर हो गया है, तो फिर आप बहुत सारे लोगों को टेक्निकल अचीवर बनाएंगे और आप बड़ी-बड़ी पीनों में चले जाएंगे। तो मैं साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ। हो सकता है अब समय भी हो रहा होगा, काफी समय हमने ले लिया, क्षमा भी चाहते हैं। और तो इस तरह से अगर हम लोगों को सिखाने का काम करने लगते हैं, रॉयल्टी तो हमको काफी मेहनत से और कुछ-कुछ सीखने से मिल जाती है, लेकिन जब हमको टेक्निकल जाना होता है तो हमको कुछ सिखाना पड़ता है। हमको छोटी-छोटी ट्रेनिंगें लेना पड़ता है, और इस तरह से अगर हम लोगों को सिखा सकते हैं, और सीखने के लिए हमको पहले मीटिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। हम अंतिम बात यही बताना चाहते हैं कि हम लोगों से जब भी प्लान दिखाते हैं और कोई मीटिंग लेते हैं, तो हम सबको 5 लाइन लिख कर देते हैं कि अगर आपके अंदर अगर ये क्षमता है कि अगर आप 100 लोगों को रोज ज्वाइन करवा सकते हैं, और अगर आप ये 5 काम नहीं करेंगे, तो इस सिस्टम में सफल नहीं हो पाएँगे। और वो 5 हम काम ये बताते हैं लोगों से कि आपको रोज एक वीडियो सुनना पड़ेगा। कुछ चैनल भी हम बताते हैं कि इस चैनल में जाके ये वीडियो आप ज़रूर सुनिए अगर आपको आरसीएम में सफल होना है तो। दूसरा हम उनको बताते हैं कि मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, और मीटिंग की परिभाषा थोड़ा-सा बड़ी है, इसको हम विस्तार से बाद में बताएँगे, अभी ये मंत्र के रूप में आप इसको लीजिए। फिर हम उनको बताते हैं कि थोड़ा-थोड़ा किताबें पढ़ने की भी आदत डालना चाहिए हमको। फिर हम चौथा काम बताते हैं कि परचेज़िंग को 100% तक आपको लाना होगा। अगर आप 100% परचेज़र बन जाएँगे, तो आप सफल होने के रास्ते में चले जाएँगे। और हम 5वाँ काम उनको बताते हैं कि आपको सूची बनाना है, और सूची आपको 2 तरह की बनाना है। पहले तरह की सूची ये है कि आप अपने ड्रीम्स की सूची बनाइए, और दूसरा काम आपका ये है कि आप अपने परिचितों की सूची बनाइए। और इतना आप कर लें अगर, तो फिर हम आपसे आगे मिलकर आपको रॉयल्टी अचीवर प्रक्रिया में ला सकते हैं। तो साथियों, बस यही मेरा कहना है कि जिनको भी हम ज्वाइन कराएं उनसे दोबारा मिलें, क्योंकि पहली बार ज्वाइन तो लोग हो जाते हैं, किसी न किसी बहाने से ज्वाइन हो जाते हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ।
कि कई लोग तो हमको देखकर ज्वाइन हो गए, कई लोगों को थोड़ा फोर्स डालना पड़ा, लेकिन वो लोग बाद में छोड़ते हैं। लेकिन अगर उनको ये 4-5 काम हम करवाने लगते हैं, और ये करवाने के लिए उनसे दोबारा जरूर मिलना पड़ता है, क्योंकि एक बार ज्वाइन होने के बाद वो हर व्यक्ति निगेटिव हो जाता है किसी न किसी कारण से। जब उसको कोई छोटी समस्या आती है, क्योंकि उसका अभी विजन क्लियर है नहीं कि इससे क्या मिलने वाला है, तो वो उस बिजनेस से अलग हो जाता है, फिर फोन भी उठाना बंद कर देता है। लेकिन हमको जरूरत फिर ये है, अभी हार नहीं मानना चाहिए हमको। 1 बार 2 बार 4 बार उनसे फिर मिलें, फिर से प्लान बताएं, और हो सके तो साथ में कोई अच्छा वीडियो उनको सुनवाएं। जैसे हम कुछ वीडियो बताया करते हैं लोगों को, चैट विद सुरेंद्र वत्स के वीडियो अगर आप सुनवाते हैं तो उनको बिजनेस समझने में काफी सहूलियत मिलेगी। इसी तरह से सतीश पंडित जी की कुछ वीडियो हैं जिनको सुनवाने से लोगों की भ्रांतियां दूर हो जाती हैं, और दोबारा मिलके कुछ आप प्रोडक्ट का कंपैरिजन करेंगे, और इस तरह से करेंगे तो वो व्यक्ति फिर से पॉजिटिव हो जाता है और वो काम करने लगता है। साथ में बैठ के हम लिस्ट बनवा के फिर उसके साथ काम कर सकते हैं, और यही हमने प्रक्रिया अपनाया, और जिसकी वजह से आज ये मौका मिला। और अंत में आरसीएम से मिला क्या, तो भौतिक रूप से जो कुछ भी मिला बहुत है, कम नहीं है। करोड़ों रुपए की इनकम आरसीएम से मिली, लेकिन वास्तव में हमको जो हम अपने लेवल में मानते हैं कि हमको जो मिला, वो वास्तव में ये मिला कि हमको ये समझ में आ गया कि अभी हम कुछ और बहुत बड़ा कर सकते हैं। हमारे मन में जो ये था कि हम लोगों को की मदद कर पाए, लोगों को काम दे पाए, तो अब हमें ये लगता है कि हम लोगों को काम दे पा रहे हैं। और हमारे मन में एक बहुत बड़ा संतोष है कि आज नहीं तो कल जो पैसा हम कभी सोच नहीं सकते हैं इस लेवल में रह के, वो पैसा 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए भी महीने में मिलेगा। और इस तरह से हमारे मन में और बड़े बड़े सपने हैं कि हमारे घर परिवार में अगर किसी बच्ची की शादी होती है तो उसमें हमारा बड़ा रोल होना चाहिए। इसी तरह से जो बच्चे एजुकेशन ठीक से नहीं ले पाते हैं, उनके एजुकेशन के लिए हम भविष्य में और बड़ा काम करें, क्योंकि एजुकेशन में रहते हुए हमने कुछ काम किया भी था। हमने एक हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित किया जो अभी भी चलती है, और साथ ही हमने जब देखा कि ये जमाना कंप्यूटर का है तो हमने एक कॉलेज भी संचालित किया जिसमें डीसीए पीजीडीसीए का कोर्स चलाते हैं। और ये सब करते हुए ये भी बात बताने की जरूरत इसलिए हम समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं लोगों से तो हर व्यक्ति के मुंह में यही रहता है कि भाई हम तो इतना बिजी हैं, हम तो नौकरी करते हैं, हम तो दुकानदारी करते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ये नौकरी करते हुए हम स्कूल भी चलाते हैं, एक कंप्यूटर कॉलेज भी चलाते हैं, समाज के भी कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे मन में इच्छा है, दृढ़ संकल्प है, तो फिर हम किसी भी परिस्थिति में कोई भी काम कर सकते हैं। और हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो लोग बड़े हैं वो हमेशा एक नहीं कई काम करते हैं, और कई काम ही हमको सुरक्षा भी देते हैं। और आरसीएम बिजनेस जब से मैंने किया है तब से हमारी खोज खत्म हो गई। हम कई बार और भी कई छोटे छोटे काम साइड में करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे एक बार हमको किसी व्यक्ति ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए कुछ पैसे हमसे लिया, बोला हम आपको पेट्रोल पंप दिलवा देंगे, क्योंकि उस इस समय तो पेट्रोल पंप लेना काफी सरल हो गया है, हमको ऐसा लगता है। उस टाइम पर पेट्रोल पंप लेना काफी कठिन था, और उस व्यक्ति ने कहा कि इतने पैसे अगर आप खर्च करें तो हम ऐसा करवा सकते हैं। तो साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से हमको आरसीएम बिजनेस मिला तो हमारी सारी खोज खत्म हो गई कि हमको और क्या करना चाहिए बड़ा काम करने के लिए। तब से मैं आरसीएम में आने के बाद से मैं कोई भी काम की तलाश नहीं करता, ना किसी काम को सुनता हूँ। केवल आरसीएम में को कैसे बड़ा करें, लोगों को कैसे टेक्निकल अचीवर बनाएं, रात दिन हम जब भी हमें समय मिलता है तो हम इस काम में लगे रहते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को देने वाले साथियों को, इस स्टेज में आने के लिए प्रेरित करने वालों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगर समय लिया है ज्यादा तो क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सर। बाकी आज आपकी स्टोरी ने